हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईआईटी आश्रम। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट। तो 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप पहले वो देख लें। आज हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज की हमने प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसमें हमने सीखा था कि 2 लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और 2 अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने फोर्स से, कितनी क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, है ना। आज हम कूलम्ब्स लॉ में यही सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को बताता है। सो लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। ये एक पॉइंट चार्ज, ये दूसरा पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं दे आर लाइक चार्जेस, तो इसलिए मैंने उन दोनों को ब्लैक, एक ही कलर से बना दिया। लेट्स से इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगना चाहिए और इसकी वजह से इस पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, राइट। लेट्स से इस फोर्स का हम नाम रख देते हैं F21, बिकॉज दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। सिमिलरली इसका नाम हम रख देते हैं, लेट्स से F12, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। इनकी डायरेक्शन डेफिनेटली ऑपोजिट है, बट इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। सो दिस F12 और F21 हैव सेम मैग्नीट्यूड्स। लेट्स से इसको हम एक कैपिटल F बोल देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स F है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 चार्जेस। मतलब जितना ज्यादा इनका मैग्नीट्यूड होगा, प्रोडक्ट का, इनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ओके, साइन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक मॉड्यूलस लगा चुके हैं। तो अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी होती भी है तो हम उसको पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अगेन इनके बीच का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन के ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, दिस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर। यानी कि जितना ज्यादा दूर दूर चलते जाएंगे उतना ये छोटा छोटा एरो होता चला जाएगा, सच दैट इंफिनिटी पे इनके बीच में लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। यहां से हम देख भी सकते हैं कि अगर मैं R टेंडिंग टू इंफिनिटी रख दूं तो F की वैल्यू टेंड्स टू 0। मतलब जब 2 चार्जेस के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा थियोरेटिकली। ओके, और अगर मैं R की वैल्यू 0 पुट कर दूं, R टेंडिंग टू 0 रखूं, तो F की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। ओके, मतलब इनके बीच में जितना कम सेपरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना कम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं F वर्सेस R का ग्राफ में, सच दैट हमें पता चल जाए कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे वेरी करता है कि R इक्वल टू 0 पे फोर्स इंफिनिटी और R टेंडिंग टू इंफिनिटी पे फोर्स 0। तो कुछ वेरिएशन ग्राफ का ऐसे होता है। इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों? क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर हम इन दोनों को क्लब कर दें, F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ 1/r², अगर हम इन दोनों को क्लब कर दें तो हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, एंड दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स Q1 Q2 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय r²। ये कूलम्ब्स लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। सो हमने 2 कंसिडर किए हैं पॉइंट चार्जेस। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ
product of two charges as well as inversely proportional to the square of separation between them. एंड इन दोनों को क्लब करके हमने एक फॉर्मूला बना लिया फोर्स का, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पे जो ये K है इज अ कांस्टेंट. इट हैज अ वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन वैक्यूम. मतलब ये कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना. वैक्यूम में अगर हम देखें तो इसका जो वैल्यू होगा दैट इज 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसको हम थोड़ा डिटेल में और जानेंगे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे. तो अभी के लिए आप मान लें कि हम दो चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा हुआ है और उनके बीच में इतना फोर्स लगता है. ओके, ठीक है, आगे बढ़ता है. ओके, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और क्या बचा? अच्छा, ये तो बात थी जब हमने दोनों को लाइक चार्जेस कंसिडर किया. अगर हम अनलाइक चार्जेस कंसिडर करते तो इसका मतलब कोई एक चार्ज पॉजिटिव, लेट्स से पॉजिटिव को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं और दूसरा चार्ज नेगेटिव, इसको येलो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दे आर अनलाइक चार्जेस. ओके, इन अनलाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो गिवन बाय द सेम फॉर्मूला. बट इसमें जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो अट्रैक्टिव नेचर की होगी, हेंस इस कंडीशन के ऑपोजिट होगी. यहाँ पे दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, यहाँ पे दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन इनमें जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इज स्टिल गिवन बाय द सेम फॉर्मूला एंड दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सेम फॉर्मूला है. ओके, क्यों? क्योंकि इनका तो हम वैसे भी मैग्नीट्यूड ही लेने वाले हैं. तो लेट्स से एक में ये पॉजिटिव मान लेता हूं और इसको अगर नेगेटिव भी मान लूं तो इनके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा उस मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है जो पहले रहा था, है ना. मतलब उसका हमको पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करना है अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो. ओके, तो रिपल्शन का फोर्स एक दूसरे से अवे, अट्रैक्शन का फोर्स एक दूसरे की तरफ. ठीक है, दैट इज कूलम्स लॉ. अब इसकी हम प्रॉपर्टीज जानते हैं. ठीक है, कूलम्स लॉ की एक एक करके हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इससे हम क्या क्या इनसाइट्स देख सकते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. पहली प्रॉपर्टी देखें इसकी, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है. कूलम्स लॉ जो दो चार्जेस के बीच में लगता है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, इसका मतलब इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना. हमने ग्रेविटेशन भी पढ़ा था, राइट. ग्रेविटेशन, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पे लिखूं थोड़ी देर के लिए, सो इट इज G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. ये दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स था. ऑन द अदर हैंड कूलम फोर्स दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? इट इज K Q1 Q2 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ ये ऊपर वाली टर्म ही तो डिफरेंट है ना. यहाँ पे ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू मीडियम के इंडिपेंडेंट थी. यहाँ पे ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है जिसकी वैक्यूम में वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी 9 into 10 की पावर 9, है ना. यहाँ पे मासेस थे, यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड है. ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो सेम है. जो नीचे R टर्म आता है ये भी सेम ही है ना. ये दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हम मासेस से डील करते थे, यहाँ पे चार्जेस से डील कर रहे हैं. लेकिन ये जो नीचे वाला टर्म है ये तो दोनों में सेम ही है ना. और ये डिसाइड करता है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिंस कंजर्वेटिव था तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव होगा. यानी कि वर्क डन हमको क्लोज पाथ में 0 मिलेगा, है ना. वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होगा अगर हम इस फोर्स के थ्रू वर्क डन करवाना चाह रहे हैं तो. ओके, सो दैट इज द वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है. सेकेंड, ये सेंट्रल फोर्स होता है. अगेन उससे मैं इसकी एनालॉजी बनाता हूं. इमेजिन करो कि ये सन है, इस सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है.
और हमने देखा था कैप्लर्स लॉज में कि जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है ना। तो इसका ऑर्बिट अगर हम देखें तो कुछ ऐसे होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होगा, है ना। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखूं एक्टिंग ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज ऑफ द सन, सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। चाहे ये प्लैनेट कहीं पे भी चले जाए इस क्लोज्ड ऑर्बिट में, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कंसिडर करूं लेट्स से एक प्रोटॉन या एक न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस, और उसका इनर मोस्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन देख लें, हमें पता है, हमने बोर्स मॉडल में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है, राइट। तो ये सर्कुलर मोशन करने वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इनके बीच में सिंस ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय द कूलम्स फोर्स। और इसमें भी वही हो रहा है कि हर एक इंस्टेंट पे इस फोर्स की जो डायरेक्शन है प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन पर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटॉन। और ऐसा फोर्स जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमेशा पास होता हुआ दिखे, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और ये दोनों ही फोर्सेस, ग्रेविटेशन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, ये दोनों ही सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी यानी डेफिनेशंस को कंप्लीट करते हैं, राइट। और अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो इससे एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, एंड दैट इज कि इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो होगा, है ना। प्रूव करते हैं, देखिए हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, इट इज R इंटू एफ इंटू साइन थीटा, राइट। दिस इज फोर्स का टॉर्क, F फोर्स का टॉर्क टाउ। यहां पे R और F के बीच में बनने वाला ये एंगल थीटा है। तो चाहे मैं ये केस कंसिडर या ये केस कंसिडर करूं, दोनों ही केस में हम सन के अबाउट या सेंट्रल पार्टिकल के अबाउट टॉर्क लिखने जा रहे हैं। तो लेट्स से ये R वेक्टर हो गया, तो देखो F वेक्टर उसके जस्ट एंटी पैरेलल है, राइट। F वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, R वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। यहां पर भी देखें, ये R वेक्टर हो गया और ये F वेक्टर हो गया। हियर F वेक्टर एंड R वेक्टर आर एंटी पैरेलल, राइट। तो हम उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि टाउ की वैल्यू 0 होगी क्योंकि R F इंटू साइन 180 हो गया। नाउ साइन 180 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टॉर्क इज 0। तो जो भी सेंट्रल फोर्सेस है उन सेंट्रल फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है अबाउट द पॉइंट एट विच दे आर पॉइंटिंग ऑलवेज, डायरेक्टेड ऑलवेज, है ना। और इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के अबाउट या इस अर्थ का सन के अबाउट मस्ट बी 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी 0, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। और इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जाता हुआ, यानी कि सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी को वो फॉलो कर रहे हैं, ओके। इसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हमने दो चीजें सीखी कि एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, क्लोज लूप में 0 होगा, राइट। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स भी होता है जैसा कि ग्रेविटेशन भी था, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि एक मास पे अगर हमको फोर्स निकालना है बाकी सबका, तो हम इंडिविजुअली एक एक करके नेट फोर्स लिख लेंगे, है ना। बिल्कुल वैसा ही ये भी है, एक तरीके से देखे जाए तो उसकी कॉपी है ये। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास बहुत सारे दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हमने रख दिए। लेट्स से देयर आर सच n पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। लेट्स से ये Q0 है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, इधर Q4, and let's say there are such
n चार्जेस, ओके। और इन सब की वजह से मुझे इस Q नॉट पे लगने वाला फोर्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि इनके बीच में जो इसके ऊपर जो जितना भी लगने वाला फोर्स होगा वो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन होगा, और किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स बाकी सबके प्रेजेंस के इंडिपेंडेंट होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो Q1 जो इस Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विथ ऑल अदर चार्जेस, यानी कि Q1 के अलावा बाकी सब चार्जेस को हटा दो, जितना फोर्स इनमें तब लगता अभी भी इतना ही फोर्स लग रहा है, ओके। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स मैं बना देता हूं उसका डायरेक्शन। लेट्स से इसकी वजह से इस पर फोर्स F1 अगर इधर लगा, और लेट्स से F2 नेगेटिव मान लेते हैं इसको, तो इधर लगेगा। ऐसे इन सब का वेक्टर एडिशन करके हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। लेट्स से Q5 इधर लग गया, F5 और Fn फोर्स ऐसा कहीं लग गया, ठीक है। ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज नेचर। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि इनके बीच में जो नेट फोर्स लग रहा होगा, इस Q नॉट पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा बाकी सब की वजह से, इस वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस F नेट और रिजल्टेंट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। हम ऐड करते जाए जब तक सारे फोर्सेस का, सारे चार्जेस का फोर्स वेक्टोरिकली ऐड ना कर दे। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, अगर मैं F1 निकालूंगा तो वो F1 कितना होगा, इट इज K Q नॉट Q1 बाय R स्क्वायर। इनके बीच में लगने वाला फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। सिमिलरली F2 अगर हम लिखें तो हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि सिर्फ F2 ही प्रेजेंट है, बाकी सारे एब्सेंट है ना। तो सिर्फ Q2 की वजह से Q नॉट पे फोर्स लिखना है हमको, तो दैट वुड बी K Q नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। सिमिलरली अगर मुझे Fn और Q नॉट के बीच में फोर्स लिखना हो तो Fn वुड बी K Q नॉट Qn अपॉन R स्क्वायर। और लास्ट में हम इन सबका वेक्टर एडिशन करके नेट फोर्स निकाल लेंगे। याद करो, ऐसे ही हमने प्रॉपर्टी ग्रेविटेशन में भी पढ़ी थी कि ग्रेविटेशन भी सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, यानी कि किसी एक पार्टिकल पे अगर बहुत सारे की वजह से फोर्सेस लिखना है तो सबका इंडिविजुअल फोर्सेस लिखकर उसका एडिशन कर दो। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है ना। अगर पॉइंट चार्ज ना हुआ तो फिर हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो पॉइंट चार्ज इसलिए हमने, याद करो जब हमने स्टार्टिंग में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा था कि कूलम्ब्स लॉ यू हैव टू कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस का एसेंस है ना। अगर पॉइंट चार्जेस के अलावा अगर मैंने कोई एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी मान ली है ना, जैसे कॉम्ब है ना, कॉम्ब जो हमने कंसिडर किया था, उसके अंदर हम एक कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक्सटेंडेड बॉडी ना हुई तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखें इधर, इमेजिन करो कि एक कॉम्ब है या एक चार्ज्ड रॉड है, ओके, एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और उसके सामने हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया। ये पॉइंट चार्ज रख दिया। मान लेते हैं ब्लैक कलर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड, और उसके सामने नेगेटिव यानी कि येलो कलर का हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया। हमें इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। इसमें हम डेटा गिवन है हमारे पास कि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ L है और ये डिस्टेंस A है। लेट्स से इस पे चार्ज हमको देके रखा है -Q नॉट और इस पे चार्ज देके रखा है हमको लेट्स से कैपिटल Q, ओके। तो ये Q नॉट है, ये कैपिटल Q है, ये पूरी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें निकालना है इस रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, या फिर उल्टा इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पूरी रॉड पर लगने वाला फोर्स।
हमें ये तो पता है कि दे आर फॉर्मिंग एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, सो किसी भी एक का दूसरे पर निकालेंगे वही दूसरे का पहले पर होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें गलत मेथड जो स्टूडेंट निकाल लेते हैं या लगा देते हैं वो ये कि सर ऐसा करते हैं कि ये जो टोटल क्यू है इसको हम इसके सेंटर पर रख देते हैं। ये क्यू चार्ज हमने रख दिया सेंटर पर, और ये डिस्टेंस अब कितनी हो गई L/2, उसमें ये A ऐड कर देते हैं और फिर इनका कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो देखो बना दिया हमने पॉइंट चार्ज, है ना। इनके बीच का फोर्स भी लिख देते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था F = K Q नॉट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, इट इज L/2 + A का होल स्क्वायर। लो आ गया, है ना। बट ये जो आंसर है गलत है, दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है उसका बहुत ऑब्वियस सा रीजन है। हमने अभी पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस पूरी रॉड पे जो भी चार्जेस फैले हुए हैं वो हर एक चार्ज का, अगर मैं छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लूँ, लेट्स से एक यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ज का पोर्शन मान लिया, क्या ये चार्ज का पोर्शन इस पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना ये वाला चार्ज का पोर्शन इस पर लगाएगा? उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि दिस फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन कम है लेकिन इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा है, तो ये वाला पार्टिकल इस पर जो फोर्स लगाएगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ये वाला पार्टिकल जो इस पर फोर्स लगाने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इक्वल फोर्सेस नहीं लगा रहे। अगर इक्वल फोर्सेस लगाते तो हम हो सकता है इसको सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर देते, बट यहाँ पे तो ये अनइक्वल फोर्सेस है, तो हमको एक ही तरीका है जिससे हम फोर्स निकाल सकते हैं, एंड दैट इज द इंटीग्रेशन। क्योंकि हर एक छोटा पोर्शन इस पर अलग अलग फोर्स लगा रहा है, तो मुझे इस पूरे टोटल का फोर्स इस पर निकालने के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस मान के उन छोटे छोटे फोर्सेस का एडिशन करके फाइनल इस पर फोर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड हमने किया दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो इसका करेक्ट मेथड क्या होगा वो हम करते हैं। तो इसका करेक्ट मेथड यह है कि हम x डिस्टेंस दूर जाके एक dx एलिमेंट मानेंगे। तो यहां से चले हम, ये x डिस्टेंस दूर आ गए और ये जो एलिमेंट है दिस इज dx एलिमेंट, ये dx एलिमेंट। अब इस dx एलिमेंट में हम मान लेते हैं कि dq चार्ज होगा। सो dq चार्ज इज प्रेजेंट ओवर dx एलिमेंट और टोटल q चार्ज इज प्रेजेंट ओवर द टोटल लेंथ l, राइट। तो सिंस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए हम dq by dx इक्वल टू q by l लिख सकते हैं, है ना। यहां से हमारे पास इस छोटे से dx एलिमेंट पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू पता चल गई, q by l into dx। ठीक है, क्या अब हम लगा सकते हैं कूलम्ब्स लॉ इस छोटे से dq एलिमेंट और इस पॉइंट चार्ज माइनस q के बीच में? तो आंसर डेफिनेटली लगा सकते हैं। ये जो छोटा सा एलिमेंट है dq वो भी एक पॉइंट चार्ज की तरह तो बिहेव कर रहा होगा, तो ये dq पॉइंट चार्ज और ये दूसरा माइनस q का चार्ज जो कि अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है जो यहां पर पड़ा है माइनस q नॉट, इनके बीच में डेफिनेटली हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं और इनके बीच का सेपरेशन भी हमको पता है। ये सेपरेशन का वैल्यू x देके रखा है जो हमने कंसिडर किया। तो इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ को हम पॉइंट चार्जेस के लिए लगाते हैं कि अगर एक्सटेंडेड बॉडी भी होगी तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स मानेंगे और उन पॉइंट्स के बीच में अब हम कूलम्ब्स लॉ लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगा हुआ है या इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा हुआ है, लेट्स से उस फोर्स की वैल्यू हम मान लेते हैं dF। ये फोर्स हो गया dF, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमने कूलम्ब्स लॉ में अभी सुपरपोजिशन भी पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स बची हुई रॉड के या बची हुई चार्जेस के इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो इसका फोर्स लिख लेते हैं, वो फोर्स मैं यहां नीचे लिख देता हूं।
ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन यहां कर देता हूं. सो दिस df कैन बी रिटन एज कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला k q नॉट dq का मैग्नीट्यूड, तो हमने नेगेटिव हटा दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस dq की वैल्यू उठा के यहां पर रख देते हैं. क्या बनता है, सो दिस df, फोर्स df वुड बी इक्वल टू k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dq इज q बाय l टाइम्स dx. अब ध्यान से देखो कांस्टेंट चीजें कौन कौन सी है, k q नॉट q l, इन सबको हम एक तरफ लिख देते हैं, साइड में कर देते हैं. सो इट इज k q नॉट q डिवाइडेड बाय l इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखिए ये df फोर्स आ गया इसके और इसके बीच में, बट हमको तो बोला था कि इस पूरी रॉड की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है, तो यानी कि हमको बहुत सारे ऐसे dq एलिमेंट मानते रहना पड़ेगा और उन सबका फोर्स ऐड करना पड़ेगा. उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं. छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स लेके जब हम एडिशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन. तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अब दोनों तरफ हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ओके, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो हम ये देखें कि हमने सबसे पहला एलिमेंट कहां माना था. सबसे पहला एलिमेंट हम मानेंगे x इक्वल टू 0 पर, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स कंसिडर करते 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 हम पहुंचेंगे सबसे लास्ट में x इक्वल टू, पहला एलिमेंट हमने जो माना है वो x इक्वल टू a पर माना है, क्योंकि हमने x यहां से मेजर किया. और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट हम मानेंगे x इक्वल टू a प्लस l पर. राइट, तो x इक्वल टू a से हम शुरू करेंगे इंटीग्रेट करना, और x इक्वल टू a प्लस l पर हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रॉड खत्म हो गई है. और इन सब का एडिशन हमको दे देगा नेट फोर्स. ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसका. तो इस फोर्स की वैल्यू होगी, नेट फोर्स की वैल्यू वुड बी, ये कांस्टेंट टर्म्स एज इट इज, k q नॉट इंटू q डिवाइडेड बाय l. इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो -1/x. लिमिट्स रखेंगे हम a से a प्लस l, तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू a प्लस l. तो इस फोर्स की वैल्यू आ गई, इट इज k q नॉट इंटू q डिवाइडेड बाय l. इंटीग्रेशन की लिमिट रखें, अपर लिमिट माइनस बाहर निकाल देते हैं, अपर लिमिट दैट इज 1 अपॉन a प्लस l माइनस लोअर लिमिट इज 1/a. इसको सॉल्व करें हम, सो इट इज k q नॉट इंटू q डिवाइडेड बाय l. इसको इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बचेगा l अपॉन a इंटू a प्लस l. l से l भी उड़ गया, क्या बचा फोर्स, k q नॉट अपॉन a इंटू a प्लस l. ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है इस रॉड और इस पॉइंट चार्ज के बीच में. उतना ही फोर्स ये पॉइंट चार्ज इस रॉड पर लगा रहा होगा, नेट फोर्स. राइट, तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि कैसे कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, बट हम उसका यूज जरूर कर सकते हैं. उसका यूज करने के लिए हमको ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स मानने पड़ेंगे, और वो एलिमेंट को हम एक पॉइंट चार्ज बोल देंगे, और वो पॉइंट चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का हम इंटीग्रेशन कर देंगे. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम. कूलम्ब्स लॉ की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं. अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि आइसोलेटेड चार्जेस का अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा. समझते हैं इसको. अगेन 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर करें हमने. ओके, इनके बीच का सेपरेशन r, इनमें लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन का, क्योंकि हमने अनलाइक चार्जेस कंसिडर करे. ठीक है, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया. और अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है. अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं
तो हमने अभी पढ़ा था कि जितना फोर्स 1 2 पर लगाएगा उतना ही 2 1 पर लगाता है। अगर मैं इसको 2 और इसको 1 मान लेता हूं तो ठीक है, तो दोनों फोर्सेस तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग दे आर फॉर्मिंग एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। देखो, दे आर फॉर्मिंग एक्शन एंड रिएक्शन पेयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में ऑपोजिट। तो ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया कि these two forces are acting on two different bodies, they are acting simultaneously and they are acting opposite in their directions and equal in magnitude। ठीक है, that's why we say कि इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है, that means net force on Q1 plus Q2, that is F21 vector plus F12 vector must be 0। और अगर ऐसा हुआ तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है दैट मस्ट बी 0, राइट? क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो अगर नेट फोर्स ही 0 हो गया, मासेस तो हमको पता है इनके m1 m2 होंगे अलग अलग, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो गया क्योंकि मास तो 0 है नहीं। तो यहां से एक कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन हम ये भी बोल सकते हैं कि नेट फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के भी तो इक्वल होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना? तो अगर नेट फोर्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 0 हो गया, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 हुआ तो यहां से दूसरा कंक्लूजन निकलेगा कि सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, तो सिस्टम का नेट मोमेंटम मस्ट बी कांस्टेंट। अब सिस्टम में कौन कौन आता है? सिस्टम में एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, तो इसका मोमेंटम अगर P2 है तो इसका P1 होगा, यानी कि दोनों का समेशन कांस्टेंट होगा। सो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि आइसोलेटेड चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होता है, उसके कॉन्सिक्वेंस से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था इन दोनों चार्जेस का तो कॉन्स्टेंटली मूव ही करता रहेगा। उसकी ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, ना उसकी डायरेक्शन, ना ही स्पीड। ओके, सिमिलरली हमने इससे एक और कंक्लूजन निकाला कि नेट फोर्स तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है। तो इससे एक कंक्लूजन ये भी निकला कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सिंस सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं तो इन दोनों पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो ये भी एक फंडामेंटल लॉ है नेचर का जो यहाँ पे भी हमको अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पिछले उसमें इंक्लूड कर चुके हैं कि दे फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, और ये तो हमें बहुत ऑब्वियसली पता ही है कि कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है, जबकि ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही था। ओके, कूलम्ब्स लॉ की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब दो मासेस को, दो पॉइंट मासेस को हम पानी में उतार दें या हवा में रखें कि आग में रख दें, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दैट वाज सिंपली G m1m2/r²। बट चार्जेस के साथ ऐसा नहीं होता। चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखे गए हैं। ओके, तो हम ऐसे ही उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है। ओके, सो कंसिडर अ मीडियम। अच्छा, ये मीडियम यूजुअली इंसुलेटर होता है। ओके, और इंसुलेटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस इंसुलेटर के अंदर इसके अपने पेरेंट एटम बैठे होंगे। याद करो हमने क्लास 1 में सीखा था कि हम इंसुलेटर को कैसे इमेजिन करते हैं। उसके अंदर के सेंट्रल एटम अपने जगह पर बैठे होंगे और उनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे और वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ के कहीं नहीं भागेंगे, है ना। उनका इलेक्ट्रॉन जरूर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटम का पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा हट के शिफ्ट हो सकता है किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बट वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं भाग सकता, है ना, अपने पेरेंट एटम को। तो कुछ वैसा ही सिनेरियो यहाँ पर है
कि ये ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पेरेंट एटम के आसपास घूम रहे हैं, इंसुलेटर है, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने रख दिए दो चार्जेस। लेट्स से एक रखा हमने पॉजिटिव चार्ज और दूसरा रखा नेगेटिव चार्ज। इन पॉजिटिव और नेगेटिव रखने से हुआ क्या, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज स्टिल गिवन बाय द सेम फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हुआ भी यह है कि जैसे हमने इन चार्जेस को रखा तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, किसी भी एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी है, बिकॉज लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आसपास जितने भी एटम्स पड़े होंगे उस एटम के नेगेटिव चार्जेस को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये उन नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्लैक कलर के मैं पेरेंट एटम्स बना देता हूं जो इस मटेरियल के अंदर होंगे, और इनके आसपास घूमने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, इनके आसपास घूमने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो पहले सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे थे, यानी स्फेरिकल क्लाउड बना रहे थे, अब वो थोड़े इसकी तरफ डिस्टॉर्ट हो गए होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ डिस्टॉर्ट हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये इसकी वजह से दूर चले गए होंगे। ओके, तो इससे दूर भाग गए, भाग नहीं सकते, बस थोड़े डिस्टॉर्ट हो गए, हम ये कह रहे हैं, और इसके करीब आ गए, अगेन करीब नहीं आए लेकिन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। इसकी वजह से इस पूरे मीडियम के अंदर पोलराइजेशन हो गया, और इनकी वजह से लगने वाला फोर्स, ये पोलराइजेशन की वजह से इन पे फोर्स लगना शुरू होगा, और ये रीजन है कि इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा, उनको ये सारे पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस चार्जेस जो डेवलप हुए हैं वो उस फोर्स को कम कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में उतार देंगे तो उनके बीच में जो अब नेट फोर्स लग रहा होगा, दैट नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू F, जो एयर में लग रहा था। इनफैक्ट दिस फोर्स इज लेस देन F, दिस फोर्स इज लेस देन F। तो इनके बीच में फोर्स लगा था एयर में इतना, लेकिन अब फोर्स लग रहा है इतना। इनफैक्ट मैं इस K को अगर थोड़ा और रिवील करूं, सो दिस K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड्यूलस अपॉन R स्क्वायर, जहां पे हम एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम। अब ये परमिटिविटी क्या है? ये एक्चुअली वो नंबर है जो डिसाइड करता है कि कितना पोलराइजेशन हो सकता है किसी मीडियम का। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा इसका वैल्यू हो जाएगा, जितना कम पोलराइजेशन होगा उतना कम इसका वैल्यू होगा। और स्पेस में सिंस कोई चार्ज होते ही नहीं तो उसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 11 न्यूटन, जस्ट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट हम यहां से देख के बना सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दिया, एफ को नीचे ले, 4 पाई तो वैसे यूनिट लेस है ना, तो सॉरी -12 8.85 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली ये वो नंबर है जो डिसाइड करता है कि कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो घट जाएगा।
तो अगर एयर में फोर्स F लग रहा था, दैट वैल्यू इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मीडियम में जो फोर्स होगा, दैट नेट फोर्स और फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन एज वेल एज ड्यू टू पोलराइजेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे ये एप्सिलॉन एम क्या है? दिस एप्सिलॉन एम इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो सिंस इसका पोलराइजेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका पोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू इससे तो ज्यादा होगी। और ये जो दिखाया है मैंने, ये जो लिखा है ये मिनिमम परमिटिविटी है, वैक्यूम से कम किसी की परमिटिविटी नहीं हो सकती। और जितना भी मीडियम होगा, फॉर एग्जांपल वाटर की अगर हम ले लें तो वाटर की 81 हो जाती है इसकी वैल्यू, है ना, 81 टाइम्स दिस, इससे 81 टाइम्स ज्यादा होता है वाटर का परमिटिविटी, मतलब उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और उसमें अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो वो इनके बीच में जो नेट फोर्स लग रहा है उसको थोड़ा कम कर देगा बाय द फैक्टर ऑफ 81, है ना। तो इतना ज्यादा इसका असर पड़ता है। दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि ये जो फोर्स लगता है कूलम फोर्स, इनके बीच में जो ये नेट कूलम फोर्स लग रहा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम। जिस मीडियम में रखेंगे उतना उस फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, जितना ज्यादा उसका परमिटिविटी उतना कम फोर्स, यहां से हम देख सकते हैं, है ना। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इस एयर के फोर्स को और इस नेट फोर्स को, तो देखते हैं क्या बनता है। सो अगर हम डिवाइड कर दें नेट फोर्स बाय कूलम फोर्स ऑफ म्यूचुअल कूलम फोर्स, देन दिस बिकम्स, देखें 1/ε0 एप्सिलॉन एम आ जाएगा ये, और ये 1/ε0 आ जाएगा, तो ये बनता है ε0 बाय एप्सिलॉन एम। इसको हम लिख सकते हैं 1/εr। हियर एप्सिलॉन r इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एप्सिलॉन r इज गिवन बाय एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और एयर से अलावा कोई दूसरा, एयर भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और एयर का भी खुद का अपना एयर पार्टिकल डेंसिटी होता है, उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए भी 1 से थोड़ी सी ज्यादा, और किसी और मीडियम के लिए और भी ज्यादा होती है, लेट्स से 80, 100 ऐसे जाती है इसकी वैल्यूज। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अब जो नेट फोर्स लग रहा है इनके बीच में, नेट फोर्स क्यों बोला मैं, क्योंकि नेट फोर्स ये हो गया इन दोनों के बीच का म्यूचुअल फोर्स, और इनकी वजह से जो आसपास पोलराइजेशन हो गया उनकी वजह से भी इन पर फोर्स। तो ये जो नेट फोर्स होगा दैट इज जो एयर में लग रहा था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। इसी एप्सिलॉन r को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये नंबर बताता है कितना पोलराइजेशन हो चुका है, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना कम फोर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम दो चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम में रखेंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स ये होगा। लेकिन अगर इसी को मैं किसी मीडियम में, वाटर में लेट्स से सेम सेपरेशन पे रख दूं, तो फिर इनके बीच में लगने वाला फोर्स एप्सिलॉन r से कम हो जाएगा। इट रिड्यूसेस बाय फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन r। ओके, सो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पे फिर से मैं एक रिवाइज करवा दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता था, लेकिन कूलम फोर्स का जो नेट फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। हाँ, इनके बीच में जो अभी भी फोर्स लग रहा होगा, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज स्टिल द सेम, जो एयर में था अभी भी वही है। लेकिन जो नेट फोर्स लग रहा है इनकी वजह से एक दूसरे पर और मीडियम की वजह से इन पर, उसकी नेट फोर्स की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो यहां हमारी कूलम्स लॉ की सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। इसको आप प्रॉपरली पूरी तरीके से रिवाइज करें, एक एक प्रॉपर्टी को बहुत बारीकी से पढ़ें और उसको याद रखें। तो हमने अभी तक जो कवर किया दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। अब इस पे हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। थैंक यू।